Hello friends, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका पेपर है और इसमें हम आपको बता रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन कॉन्सेप्ट, पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा। और पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा में सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है? एक ऐसा बाजार जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता एक जगह एकत्रित होकर के किसी समरूप वस्तु का विक्रय एवं क्रय करने हेतु परस्पर मोल भाव करते हैं, जिसमें कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा बाजार की प्रधान शक्तियों मांग एवं पूर्ति के आधार पर किया जाता है, जिसमें परिवहन लागतों का अभाव होता है और क्रेता को पूरी बाजार का ज्ञान रहता है। इसमें स्वतंत्र रूप से फर्में प्रवेश कर सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातों जो होती हैं जिस वस्तु के क्रय विक्रय पर बाजार पर एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, लागू हो जाती हैं, तो उसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। अर्थात पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए बहुत अधिक विक्रेता एक स्थान पर एकत्रित होकर के अपनी प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, इसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। इस बाजार में वस्तु का जो लेन देन होता है वो एक ही कीमत पर, पूरे बाजार में एक ही कीमत पर किया जाता है। वस्तु पूर्णतः एक समान होती है और कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। इसमें फर्म और उद्योग दोनों अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। इसमें फर्म क्या होती है? फर्म एक वह इकाई होती है जो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, किसी एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए वो अपने नाम से जानी जाती हो, उसे फर्म कहते हैं। और उस वस्तु का उत्पादन करने वाली बहुत सारी इकाइयों को संयुक्त रूप से अगर मिलाया जाए तो उसे उद्योग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बिरला व्हाइट सीमेंट है, बिरला सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, तो ये सारी जो अपने नाम से सीमेंट बनाकर मिलती हैं उसको हम कहते हैं फर्म। और यदि इन सभी को एक साथ में ज्वाइंट किया जाए तो उसे बोलते हैं सीमेंट उद्योग। और जैसे यहाँ पर आ गया कोयला उद्योग, लोहा उद्योग, कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा, सोना उद्योग, चांदी उद्योग, ये सारे एक ही रूप में मानी जाती है, इसको हम उद्योग के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि अपने नाम से उत्पादन करती है तो उसे हम इकाई के नाम से या फर्म के नाम से जानते हैं। और अब आपको जो बताते हैं इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में आपको बताया जाता है या पूछा जाता है कि अल्पकाल में या दीर्घकाल में उद्योग का साम्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताएंगे, फिर आपको इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन सिस्टम आपको बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं में नंबर 1, क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या, यहाँ पर क्रेता और विक्रेता बहुत अधिक संख्या में एकत्रित होकर के और अपने उत्पादन को बेचने के लिए गतिविधियाँ संपन्न करते हैं। दूसरा, वस्तु की समरूपता। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है कि सभी क्रेता और सभी जो विक्रेता होते हैं वो समान वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं। ये क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकिंग किसी प्रकार से ये भिन्न नहीं हो सकती है, पूर्णतः एक समान रहती है। नंबर 3, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। आई मीन फर्में लाभ से प्रभावित होकर के बाजार में कभी भी एंट्री कर सकती हैं और हानि से डर करके फर्म बाजार को कभी भी छोड़ करके जा सकती हैं।
तो फर्मों को बाजार में आने के लिए और बाजार से जाने के लिए किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नंबर 4 आता है बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। जो क्रेता होता है उस क्रेता को पूरी बाजार की संपूर्ण दशाएं जो होती हैं उसका पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वो हर जगह जाकर के वस्तु को परचेज करने के लिए प्रयास करता है और जिस दुकान पे वस्तु सस्ती मिलती है वहाँ पर सस्ती वस्तु खरीदने का प्रयास करता है, इसलिए उसको पूरे बाजार की जानकारी होती है। नंबर 5 साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इस अवधारणा में यह मान लिया जाता है कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता होगी। तात्पर्य है कि जैसे वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है उसी प्रकार से साधन बाजार में भी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी, क्योंकि जब साधन बाजार पूर्ण रूप से होगा तभी वस्तु बाजार पूर्ण रूपेण हो पाएगा। इसलिए यह भी माना जाता है कि सभी उद्योग में कार्य करने वाली फर्मों को साधन पूर्णतया उचित समय पर मिल जाता है जो सकुशल होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 आता है प्रतिबंधों का अभाव, लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शन। प्रतिबंधों का तात्पर्य है कि इसमें किसी प्रकार का कोई वैधानिक या किसी सरकार के द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, किसी दूसरी फर्म का इसके ऊपर आने जाने के लिए नियंत्रण नहीं होता है, तो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नंबर 7 आता है परिवहन लागतों का अभाव। परिवहन लागतों का तात्पर्य ये होता है कि जो भी फर्में होंगी वो सारी एक जगह उत्पादन का कार्य करेगी और एक जगह रहकर उत्पादन कार्य करती हैं तो उनका परिवहन लागतों का कोई डिफरेंस नहीं होता है। दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि हम वस्तु को आज के टाइम में अगर देखें तो बेचने के लिए यह नहीं है कि हम हमारी वस्तु को अपने स्थान पर ही बेच पाएंगे। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर सिस्टम चालू हो चुके हैं, तो हमारी वस्तु दुनिया के किसी भी कोने में सेल आउट की जा सकती है, विक्रय की जा सकती है। इसके लिए हम उसकी कीमत का निर्धारण विदेशों तक या देश के कोने कोने तक की लागतों को एक साथ से निर्धारण करके और फिर हम उसका निर्धारण करते हैं कि ये हमारी जो परिवहन लागतें होती हैं उसको ध्यान रखते हुए बहुत दूरी पर जाने वाली वस्तु और बहुत पास पर रहने वाली वस्तु दोनों को एक साथ आधार मान करके निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 8 पे वस्तु की एक कीमत, होमोजीनियस गुड्स, होमोजीनियस प्राइस, समरूप कीमत, समरूप वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत एक होती है क्योंकि वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग पूर्ति के द्वारा किया जाता है। जब कीमत वस्तु की पूर्ति एक समान रहती है और मांग बढ़ जाती है तो कीमत बढ़ जाती है, कीमत से पूर्ति बढ़ती है और पूर्ति से फिर उसकी मांग कम हो जाती है तो उसकी कीमत कम करना पड़ता है, और जब कीमत कम करते हैं तो उत्पादन कम करना पड़ता है, उत्पादन कम करते हैं तो फिर वापस उसकी मांग बढ़ने लग जाती है। तो ये जो कीमत है ये कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे अपने आप चलती रहती है। इसलिए इस वस्तु की जो कीमत होती है वो एक ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के आधार के ऊपर डिसाइड की जाती है। तो पूरे बाजार में एक ही कीमत होती है जो उद्योग निर्धारित करता है और उसे फर्में स्वीकार करती हैं, इसलिए समरूप कीमत एक जगह एक समान रहती है। इसमें व्यक्तिगत संबंधों का अभाव होता है। इसमें व्यक्तिगत संबंधों का तात्पर्य है कि इसमें कोई भाई भतीजावाद की नीति लागू नहीं होती है। सभी क्रेता और विक्रेता आपस में सिर्फ वाणिज्यिक गतिविधियों को ही पूरा करते हैं, आपसी संबंधों को बाजार के कार्यों में नहीं लाते हैं। 10 नंबर 10 फर्म का मांग वक्र क्षैतिजीय होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्योंकि इसके अंदर वस्तु की जो कीमत होती है वो OX अक्ष के समांतर होती है, क्योंकि जहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है वहाँ पर इसका जो डिमांड कर्व होता है वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल ही होता है, तभी तो इसमें मांग और पूर्ति का नियम लागू होता है। ये था अपना पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं। उसके बाद आएगा उद्योग एवं फर्म का अर्थ, फिर इसका आएगा
उद्योग और फर्म के अर्थ के बाद में इसका उद्योग और फर्म का संतुलन किस प्रकार से किया जाता है उसका टॉपिक आएगा हमारे पास में। धन्यवाद।